ये इस प्रश्न का मैं इंतज़ार कर रहा था। सत्य ये है कि हमने जीवन में काम एक ही सीखा है, सिनेमा बनाना। और सिनेमा भी जैसा आपने देखा है वैसा ही बनाना सीखा है। तो और क्या करे इंसान। तो हमने ये निश्चित किया है कि इसके बाद एक फिल्म और बनाई जाए और संभवतः वो भी सेंसर बोर्ड लटकाएगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और आज इस फिल्म के प्रेस शो के साथ साथ हम उसका अनाउंसमेंट भी करना चाहते हैं। उस फिल्म का टाइटल है सलमा बाई का मंदिर और उसको डायरेक्ट कर रहे हैं ललित जी। उसमें रवि जी हैं एज एन आर्टिस्ट, सुरेंद्र जी कहाँ हैं, वो हमारे डीओपी हैं, बल्लू सलूजा एडिटर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर अक्षय जी हैं और मैं उसका राइटर हूँ और प्रोड्यूसर ये दोनों ही हैं। अक्षय जी एक्ट कर रहे हैं उसमें क्या? ये सरप्राइज है। ऐसा करना चाहिए। कम से कम अभी रिएक्ट तो कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता इस मामले में। मैं म्यूजिक जरूर कर रहा हूँ, ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ, बाकी का मैं कुछ नहीं कह सकता। इसमें प्रयास करेंगे कि जो कुछ थोड़े बहुत नोन आर्टिस्ट हों या ज़्यादा अच्छे नोन मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, पर एटलीस्ट नोन हो जिनकी शक्लें जनता जानती हो, उसका प्रयास करेंगे। ये आवश्यक नहीं है, अगर नहीं मिले तो थिएटर के कलाकार लेंगे। कब तक विचार है आपका इसको फ्लोर में? ये मई एंड तक जाने का विचार है। तो जैसे इस फिल्म की पृष्ठभूमि आपने उत्तराखंड रखी है, तो ये जो आपकी आगामी जो दूसरी फिल्म होगी, राजस्थान और पूरी म्यूजिकल फिल्म है। सलमा बाई का मंदिर टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा, इसमें सलमा बाई का मुख्य किरदार है और कहीं ना कहीं से आपको प्रेरणा मिलती है। इस फिल्म की प्रेरणा मुझे वी शांताराम जी, जो बहुत ही दिग्गज डायरेक्टर हुए, उनकी फिल्म पिंजरा से मिली। कहानी बिल्कुल अलग है बट प्रेरणा उस फिल्म से मिली और मेरे बड़े फेवरेट डायरेक्टर रहे हैं मेरे गुरु के अलावा। तो सलमा बाई फाइनलाइज है कि क्या? सलमा बाई जिसकी किस्मत में होगी वो करेगी भाई। कोई बड़े नामचीन कलाकार के पास चले जाओ तो वो तो हमारी फिल्म से डबल तो खुद का ही मांग लेगी, क्योंकि सिनेमा बनाना इम्पोर्टेंट है। जब बेर मिनिमम पैसे में ये सिनेमा बन सकता है तो नहीं, वो तो दिखा, वो तो आपकी मेकिंग में दिख गया कि आप कैसे भी किसी भी परिस्थिति में बना सकते हैं, बेटर फिल्म बना सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संदेश देने का प्रयास किया जाए, क्योंकि फिल्म अब बनाने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतीय संस्कृति से जोड़ा जाए, सनातन से जोड़ा जाए, हमारी भारत की फिलोसॉफी से जोड़ा जाए, ऐसा सिनेमा बनाया जाए। चलो फिल्म के बारे में तो देखने वाले बताएंगे, हमने तो बना दी जैसी भी बन पड़ी। तो आप जो पूछेंगे, आपके जो सवाल होंगे उनके जवाब तो ऐसी कौन सी परिस्थिति रही और ये कलाकार किस तरह से किया आपने, और शूटिंग कहाँ पर की और क्या विपरीत परिस्थिति रही उसके बारे में? देखिए, हम लोग उत्तराखंड में एक तमिल फिल्म करने गए थे, अक्षय जी और मैं। तो लॉकडाउन लग गया और वो जो साउथ से यूनिट आई थी वो चली गई, और जो सेकंड यूनिट थी, जैसे असिस्टेंट्स वगैरह थे, वो हमारे पास नोट से थे, वो रह गए। और लॉकडाउन लग गया, न कोई जा सकता था न कोई आ सकता था। तो ऐसे में वहाँ बैठ के करते क्या। तो अक्षय जी का कहना था कि बैठे हैं तो कुछ सिनेमा ही लिख लो। लिख लिया, फिर कैसे जैसे करके दिल्ली से कुछ कैमरे का इंतज़ाम किया गया और वहीं से कोई रोड कॉन्ट्रैक्टर, कोई बैंक मैनेजर, कोई ट्रैवल एजेंट, ऐसे कलाकारों का चयन किया गया। बाकी सब आपके सामने है। तो ये आपका जो अभी जो गेटअप हम लुक देख रहे हैं, तो ये रियल लाइफ में ऐसा ही है, ये सिर्फ फिल्म में किया था और अभी आप करके आए हैं? थोड़ा आप पहले ये बताइए। नहीं, देखिए, आई हैड बीन एन असिस्टेंट टू ऋषिकेश मुखर्जी, मुकुल दत्त, किशन सेठी और ललित जी। तो 36 साल मुंबई में रहा मैं, और संभवतः ये मेरी
आखिरी फिल्म थी एज ए डायरेक्टर। उसके बाद में गुरु महाराज मिल गए तो फिर गुरु महाराज के चरणों में समर्पित है। उसके बाद से यही, इस फिल्म के बाद से यही है, उससे पहले नहीं था। जब गुरु की कृपा हुई तो भगवान के रास्ते पे चल पड़े। फिल्म में दिखाया गया है कि जिस तरह जो है हीरोइन एक्ट्रेस है वो माता का जो भाव प्रकट कर रही थी, तो ये क्या सोच के मतलब दिखाया है कि पब्लिक को क्या दिखे इसके देखकर? देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं, उसमें दोनों ही चीज़ें दिखाई है हमने। कि एक तो ये उत्तराखंड की एक परंपरा, जागर होता है वहाँ पे, और ये बहुत बड़ी श्रद्धा से वहाँ जागर किया जाता है देवता को जगाने के लिए, और देवता आते भी हैं, क्योंकि हम तो वहाँ रहे हैं, हमने देखा है। तो वो दोनों भावों को प्रकट करने के लिए कहा है कि देवता सचमुच में भी आते हैं, जो बिगनिंग में हमने दिखाए, और हमने अंत में ये दिखाने का भी प्रयास किया कि कुछ लोग इस प्रथा का फ़ायदा भी उठाते हैं। तो दोनों ही भावों को एक साथ प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है। जैसे आज के टाइम में कंटेंट सिनेमा की मांग हो रही है कि दर्शक जो है कंटेंट सिनेमा को प्रेफरेंस देते हैं, तो आपका ये सब्जेक्ट है हनीमूनाए नमः। तो एक तो यूनिक सब्जेक्ट है, तो दर्शकों के लिए खास क्या, आपकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे मीडिया के थ्रू? देखिए, अगर आप गूढ़ता से देखें तो फिल्म शुरू होती है एक छोटी सी समस्या से, शादी की बात हो रही है, और ये देश की राजनीतिक परिदृश्य को दिखाती है। एक घर से शुरू होकर पूरे देश की बात करती है। हमारे देश में आपने देखा होगा कि सीए जो नागरिकता देने का कानून था, लोग सड़कों पे इसलिए बैठ गए कि हमारी नागरिकता छीन रहे। किसान आंदोलन जो हुआ, 2 साल तक देश जाम रहा, 26 जनवरी को तोड़ फोड़ मचाई गई, वो किसानों के हित में था, लेकिन लोग इसलिए बैठे थे कि हमारे हित अहित में है। तो इस देश में अफवाहें बहुत जल्दी से फैलती हैं। लोग सत्यता को प्रमाणित करने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि असत्य भाष्य पे ही भेड़ चाल की तरह पीछे हो लेते हैं। उन्हें विषय का पता हो या ना हो, लेकिन कोई एक बोल देता है तो उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। अफवाह जंगल के आग की तरह फैलती है। अब हनीमून के बारे में किसी को नहीं पता, कितना बड़ा बवाल हो गया, राज्य स्तर की राजनीति हिल गई, और इसमें बिना कोई नाम लिए हमने देश के सारे प्रमुख किरदार दिखाए, जिनका भी आप नाम सोच सकते हैं राजनीति में, बिना उनका नाम लिए, बिना उनकी पार्टी का नाम लिए, बिना किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लिए हमने सबको बताया है। फिल्मों की कहानी में राजनीति को जोड़ने का क्या कारण है? राजनीति तो हमारे घर घर में होती है। मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ, और मेरे पिछले 5 साल का अनुभव ये रहा है कि मेरे पास हर तीसरा फ़ोन आता है कि महाराज जी, हमारे घर में चाची ने ये करवा दिया है, भाभी ने ये करवा दिया है, काला जादू करवा दिया है, वो हमको बर्बाद करना चाहते हैं। तो घर घर में, हर चरित्र में राजनीति है। तो राजनीति से कहाँ बचोगे भाई? राजनीति से तो न सतयुग बच सका है, न त्रेता, न द्वापर, न तो कलयुग में कहाँ ही बच जाओगे। अच्छा, इसमें किरदार है पहाड़ों वाली माता का, लेकिन कई लोग इसको अंधविश्वास भी मानते हैं। सर सही है, तो ये क्या मतलब किस तरह से आप संदेश पहाड़ देना वाली चाहते हैं? माता का जो किरदार है, जो मंदिर हमने दिखाया है, बात तो सारी विश्वास ही की है। मानो तो पत्थर है, नहीं तो देवता है। हम भी नहीं मानते थे, हम भी आप ही की तरह सिनेमा से थे, हम भी अंधविश्वास ही मानते थे, लेकिन जब हमें प्रत्यक्ष में अनुभव हुआ इन चीज़ों का, गुरु महाराज की कृपा हुई, तो हमें वही पत्थर देवता लगने लग गए। बात तो सारी विश्वास ही की है। स्वयं पे नहीं रखोगे तो चल भी नहीं पाओगे एक कदम। विश्वास तो स्वयं पे भी रखना पड़ता है अगर एक कदम चलना है। ये चीज़ पब्लिक या लोगों को कहें तो इस चीज़ को पाखंड समझती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोग तो मौत से भी डरते हैं, किसी ने देखी है क्या? पाखंड समझना तब चाहिए जब आप उसको अनुभवित कर चुके हो। मुझसे बहुत लोग बोलते हैं आपने ईश्वर को देखा है क्या? मैं देखा है, मैं रोज देखता हूँ, और दिन में हजारों बार देखता हूँ। आप नहीं देख पाते क्योंकि आप ईश्वर के रास्ते पे चले ही नहीं, तो कैसे देख पाओगे? अब बम्बई की ट्रेन में बैठोगे तो बम्बई पहुंचोगे। अब मद्रास की ट्रेन में बैठे और कि आप अपेक्षा करते हो कि आप बम्बई पहुंचोगे, तो ये तो मुश्किल है भाई।
आप अगर उस चीज़ को व्यक्तिगत रूप से अनुभवित करते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, और फिर अगर आपको लगे कि अंधविश्वास है तो आपको कहने का हक है, पर चलता कोई नहीं, सिर्फ बोलते हैं। राम तो सहज उपलब्ध है, कोई राम के रास्ते पे चले तो सही, पर लोग कहते हैं राम देखा है क्या आपने? अरे भाई देखोगे तब जब चलोगे। अब इसी सिनेमा की अगर बात करें तो असंभव था ये। हमारे पास न पैसे थे, न कैमरामैन, न कैमरा, न ट्रैक, न ट्रोली, न लाइट, न आर्टिस्ट। असंभव है ये। 1913 में जब फिल्म बनी थी तब भी ये सारी चीजें थी, पहली फिल्म बनी थी तब। हमारे पास तो इसमें कुछ भी नहीं था, पर सिनेमा आपके सामने है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपके पास कुछ नहीं हो तो सिनेमा नहीं बन सकता। राम की तो बात ही दिक्कत है। अच्छा, इसमें किरदार है जुम्मन मियाँ, पहलवान का किरदार है, वो बालाजी का भक्त है, तो ये मुस्लिम किरदार है कि मुस्लिम ही किरदार है? बालाजी का? देखिए, आपने शायद नहीं देखा होगा, पर मैंने देखा है भारत में जहाँ जहाँ अखाड़े होते हैं, चाहे वो मुसलमान का हो चाहे वो हिंदू का हो, वहाँ हनुमान जी की का एक नाम का पत्थर लगा होता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर जुम्मन मियाँ हनुमान जी को मानते हैं तो इसमें बुराई क्या है? हमारे देश में पहले सब राम राम बोलते थे, कन्वर्ट होने के बाद भी। ये अभी ऐसा जमाना है कि लोग राम के नाम से चिढ़ने लगे हैं कुछ लोग, उसमें से भी 10% है। 90% आज भी गांव में राम राम ही बोलते हैं। मुझे बोलते हैं तो मुझे अनुभव है इसका। फिल्म का टाइटल है हनुमानाय नमः, तो इसका जो अंत होता है उसमें अंत में क्या मैसेज जा रहा है दर्शकों को? देखिए, मैसेज यही है कि बिना सोचे समझे किसी भी बात के ऊपर, बिना उसके तह तक जाए, आप अंधों की तरह पीछे ना चलें, भेड़ चाल की तरह। ये हमारे देश की प्रॉब्लम है, खाली एक गांव की या फिल्म में एक विषय की प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये आइडिया इसलिए आया था कि एक फिल्म आई थी फौजी की फैमिली, और वो सुपर डुपर हिट हुई थी। उसके कई सारे पार्ट बने थे, पंजाबी में, हरियाणवी में, और उसका सब्जेक्ट यही था कि वो फौजी बोलता है कि मेरी फैमिली आने वाली है और उसको जो है आप थोड़ा इंटरटेन कर देना। गांव में चिट्ठी लिखता है, उसके लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, तो वो सारी फिल्म में यही देखते रहते हैं कि फैमिली कहाँ है। ये तो लोग आए, मेहमान आए, फैमिली किधर है? क्योंकि फैमिली शब्द उनको पता नहीं होता है। तो ये पूरा आइडिया जो है वहाँ से आया था, और ये हकीकत है हमारे देश की। हम देखते हैं तो हमको हंसी लगती है कि देखो, लेकिन आज भी हमारे देश की ये वस्तुतः हकीकत है कि आज व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे आपको कोई भी अफवाह फैला दी जाती है। अब यूजीसी का उदाहरण ले लीजिए आप। यूजीसी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, लागू ही नहीं हुआ और न लागू होना है, बट लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, यूजीसी वापस लो। अरे जो लागू ही नहीं हुआ उसे कैसे वापस लेगी सरकार? तो ये देश की वास्तविकता है, और अगर आप गूढ़ता से देखें, गहराई में जाके फिल्म के मर्म को समझना चाहें, तो ये वास्तविकता प्रदर्शित होती है। महाराज जी, ये बताइए, आप जो सेंसर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, बोल रहा है कि भाई ये फिल्म जो है, ये फिल्म को स्क्रैप कर दो आप, ऐसा उसमें आपको क्या लगता है कि ऐसे कुछ विषय हैं जिनको लेकर उनको प्रॉब्लम? ये मुझे लगता है उनकी समझ का फेल है, सत्यता को समझना। हनीमूनाय नमः, आपने नमः क्यों बोल दिया? अब नमः का वास्तविक अर्थ होता है प्रणाम। तो आप सोचिए, इस टाइटल के अलावा इसका और कोई टाइटल रखा जा सकता था क्या? हमने पूरी फिल्म में एक शब्द को पकड़ा है और शुरू से लेकर लास्ट तक हम उससे हटे नहीं है। कहानी कहीं भी इधर उधर नहीं जाती है, और फिल्म में ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कुछ भी नहीं है। जब बजरंगी भाईजान आ सकती है, जब घूसखोर पंडित आ सकती है, उसका तो नाम चेंज कर दिया, घूसखोर पंडित का। वो चेंज कर दिया, उसमें तो पंडित नाम का उल्लेख था। हम तो किसी जाति की बात ही नहीं कर रहे हैं। और ये विशुद्ध रूप से एक सटायर है, कॉमेडी फिल्म है। आइए एंजॉय कीजिए, और जो मैसेज आपको समझ में आए, अगर हम देने में कामयाब रहे हैं तो लेके जाइए। आप अपने कलाकारों के बारे में बताएं, किस तरह से कलाकारों से आपने इंटरेक्ट करवाया है? देखिए, हमारे अक्षय जी हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। ये अक्षय देसाई जी हैं, ये भी प्रोड्यूसर हैं। अक्षय मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। हम ये बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। चितकबरे इनकी एक फिल्म आई थी, और भी बहुत सारी फिल्में और म्यूजिक वीडियो आए।
तो हमारी इच्छा ये थी कि हम वहाँ जाके एक फिल्म बनाएं उस इलाके में, बहुत खूबसूरत है और वर्जिन है। वहाँ पहुँच तो गए, ज़बरदस्ती हमको एक तमिल फिल्म डायरेक्ट कराने ले गया। मैंने कहा था भाई मुझे तमिल नहीं आती, न लैंग्वेज आती है, न कल्चर पता, नहीं बोला आप ही करेंगे। हम चले गए और मैंने आपको बताया कि जो है लॉकडाउन लग गया था, वो भागे तो कुछ तो करते। तो ये अक्षय जी का ही आइडिया था कि महाराज जी कुछ लिखिए। लिखा, पैसे कहाँ से आएंगे भाई? जो जितने भी जो रौनक मेला आप इकट्ठा करोगे उनको खाना तो खिलाना पड़ेगा। और फिर देखिए कलाकार हम सारे ही हैं। आप मेरे साथ एक अलग चरित्र निभा रहे हैं, माता के साथ अलग निभाते हैं, पिता के साथ अलग निभाते हैं, धोबी के साथ अलग निभाते हैं। जीवन में जितने भी आपके संपर्क में लोग हैं, आपका चरित्र उनके साथ अलग है। एक्टिंग ही तो कर रहे हैं। तो एक्टिंग करवाना मुश्किल काम नहीं था, बट कैमरे की समझ जिनको नहीं होती है उनको कोई इधर देखो तो वो उधर देखते हैं, तो वो थोड़ा सा कठिन काम था। फिर मैंने इनसे आग्रह किया कि आप हीरो बन जाइए। शुरू में तो इन्होंने बड़ा मेरे को ना नुकर और बहुत क्रोध भी आया इनको। बहुत अच्छी एक्टिंग की है। नहीं एक्टिंग जो मैंने कुछ नहीं किया, जो इन्होंने जैसे जैसे बोला मैं वैसा वैसा करता गया बस। लेकिन आपने सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर को क्यों एक्टर बनाया? दूसरे भी तो वैसे ही है। ये उस वक्त बात है नहीं। आप भी होते तो आपसे भी कुछ न कुछ करवाते। ये मैं फील करता हूँ। मैं पहली लाइन उन्होंने निभाया। मेरे सेट पे आने वाले हर कलाकार को पहली लाइन यही बोलता हूँ कि आपको इस फिल्म में एक्टिंग नहीं करनी है। मैं उस जगह पे बहुत परेशान था। जो लॉकडाउन चल रहा था हमारी, उससे पहले तमिल फिल्म चल रही थी, उसके लिए मैं म्यूजिक कर रहा था। मैं एक्टिंग तो इसमें भी नहीं कर रहा था और उसमें भी नहीं कर रहा था। तो जब वो यूनिट चलेगी, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो मैं तो बहुत परेशान था। और ये इन्होंने लिखना शुरू किया, इन्होंने मुझे बोला आप कर लो। मैंने कहा मेरी सिचुएशन देख रहे हो, मैं इसमें क्या करूँगा। मैं बोला ये जो जैसा चल रहा है ना, जैसे हो वही करते हुए चलो, उसी को कर लेंगे। तो वो इनका गाइडेंस मिला। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जो मोना जी की मम्मी का करैक्टर प्ले किया जिन्होंने, वो वास्तविकता में एक्टर हैं क्या? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया है जो मोना की माँ का करैक्टर कर रही है। वो मेरी धर्मपत्नी है भाई। क्या बात है। आए हैं वो बहुत अच्छी भवई डांसर हैं। अच्छा। जो 11 मटके सर पे रख के करते हैं ना डांस, कीलों पे, तलवारों पे, अद्भुत। और वो राजस्थान की पहली महिला ऑटो ड्राइवर है, ये भी गौरव उनको प्राप्त है। तो मेरी धर्मपत्नी थी तो वो मेरे साथ ही गई थी तमिल फिल्म करने के लिए। लेकिन अब मेरे पास तो कोई वहाँ तो आदमी मिलने मुश्किल है, औरतें कहाँ मिलेगी। जो आपकी धार्मिक अच्छा पत्नी किया थी जितना वो कौन थी? है जो उसमें आपकी धार्मिक पत्नी थी वो कौन थी? मैं बोल रहा हूँ कि गाना चाहिए, वो पूरा रायता फैला हुआ है कि सामान कहाँ से आएगा, मिर्ची कहाँ से आएगी, फलाना कहाँ से आएगा, खाना कैसे बनेगा, यूनिट कैसे पहुँचेगी, कैसे जाएगी। तेल नहीं है, पेट्रोल पंप बहुत कम होते हैं वहाँ, दूर से लाना पड़ता है। और वो सारा प्रबंधन भी इन्हीं का था। और ये शॉर्ट में है और मैं कह रहा हूँ यहाँ एक गाना चाहिए अपने को इस सिचुएशन पे। तो बोल रहे गाना चाहिए, तो गाना कहाँ से लाऊं मैं यहाँ पे? गाने में समय लगता है। मैं कहा यार कुछ गुनगुना दो ऐसे ही। तो उन्होंने गुनगुनाया दादा 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 करके। पूरा गाना उसी पे शूट हुआ है, बाद में रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, अभी तो परिस्थितियाँ बिल्कुल सहज सुलभ है, बदली हुई हैं। तो इस टीम से आगे कोई और अच्छी फिल्म की उम्मीद करें जो रोमांटिक होगा? मैंने जिन डायरेक्टरों को असिस्ट किया, मैंने आपको बताया, उनमें ऋषिकेश मुखर्जी हैं, मुकुल दत्त हैं, किशन सेठी हैं, मंगल ढिल्लों हैं और ललित जी हैं। मैंने इनसे सीखा ही ये कि भाई हम कोई साबुन तो बेचते नहीं है कि आप 100 रुपये की टिकट लोगे, आप वापस आओगे तो आपको साबुन मिलेगी। तो आप वापस क्या दे रहे हो? मेरा जीवन में एक नियम है, अभी विशेष करके जब से गुरु महाराज मिले हैं, कि मैं फ्री में पानी भी नहीं पीता किसी का। तो जब मैं अपने दर्शकों को के 100 रुपये 1000 रुपये आज थिएटर में जाने के लिए खर्च करवा रहा हूँ, तो उनको वापस क्या दे रहा हूँ?
तो फिल्म इसी सोच के साथ बनानी चाहिए। ये मेरे गुरुओं ने सिखाया है कि भाई जब वो वापस आए तो बहुत कुछ लेके आए, और ऐसा लेके आए कि उतने पैसों में वो चीज़ वो कहीं से नहीं ले पाए। तो ये एक सोच है, वो हमने किया। सर कितने दिन में कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट? 21 दिन में। ये कोई आसान काम नहीं था, बहुत रायता फैला, जबरदस्त। हर आदमी ने अपने हिस्से का रायता फैलाया। उसके ऊपर एक नई फिल्म बन सकती है, क्योंकि जिनको बेचारों को सिनेमा नहीं आता वो तो जो कर सकते हैं वही करेंगे। आप 50 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लो, आ जाओ सिनेमा के नाम से इकट्ठा हो जाएंगे, एक शॉट लेते बोलेंगे हो गया चले, शाम तक थोड़ी रुकेंगे। म्यूजिक सर, बहुत 2 अच्छा लगा दिन महाराज और इसका। टाइम लेते आप रहा और हनीमून कंटिन्यू रहा, खत्म होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद ये माइंड में कितने दिन तक कंटिन्यू चलता है? नहीं ये तो अभी देख रहे तो अभी भी ये कंटिन्यू चल ही रहा है माइंड में। वही मैंने सर से मैंने बोला भी, मैंने कहा ये चैप्टर पता नहीं कब क्लोज होगा, अभी तक दिमाग में वही चल रहा है, कुछ नया करें। ये अभी आप देख रहे हैं, आपके लिए एकदम नया मेरे लिए बनाने वाले के लिए तो एक बहुत लंबी प्रोसेस है। मैं तो एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर ही इनके साथ जुड़ा था, ये म्यूज़िक ही करना था। अभी कह रहे कि मैंने बोला ऐसा ये फिल्म को बनाते हैं, वो मैंने बोला, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि मैं उसमें एक्टिंग करूँगा। तो आपने क्या क्या प्रयास किया इसमें, क्या क्या वर्कशॉप, किस तरह से वर्कशॉप किया अपने आप को? ये लिख रहे थे जब जिस टाइम पे फिल्म, तो इन्होंने मुझे बोला कि एक मोना का एक कैरेक्टर है, उसके लिए किसी से बात करो, किसी को लेके आते हैं और इस तरह का कैरेक्टर है। तो मैंने प्रयास किया, इन्होंने भी अपने लेवल पे प्रयास किया। हम ऐसा नहीं कि पहले ही मुझे बोल दिया कि मैं करूं इसको। तो लॉकडाउन था, और लॉकडाउन के बाद भी लोग ट्रैवल कर नहीं रहे थे, वैसे यहाँ से भी हमने कई लोगों को कांटेक्ट किया, लेकिन कोई आना नहीं चाह रहा था। कैमरा फेस करने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। बिल्कुल तो मेरे वैसा भी पसीने छूटे, कितने बहुत 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 बुरी तरह से पसीने छूटे। वो तो इनका सब्र है कि एक टेक को मतलब मुझे 50 बार किया है तब जाके ये हुआ है, और इनका पेशेंस लेवल है कि वो करवाए इन्होंने मुझसे। सर इसमें म्यूजिक तो बहुत अच्छा दिया आपने, एक उत्तराखंड का सॉन्ग दिया आपने जी। तो वो जो गाने के बोल हैं, शब्द हैं, जी, वो जी। किस तरह से मतलब आया? वो उत्तराखंड की लैंग्वेज में ही जी। और एक तरह से वो जो लिरिक्स जो आप सुन रहे हैं वो ट्रेडिशनल लिरिक्स है। वो एक तरह से जैसे आपने अभी जैसे इन्होंने बताया कि माता आती हैं, देवता आते हैं, जी जी। तो उनको जगाने के लिए, उनको सामने बुलाने के लिए, उस तरह के उसमें वो लिरिक्स हैं। और जो जिन्होंने गाया वो भी वहाँ के बहुत सुप्रसिद्ध सिंगर हैं, नैननाथ रावल जी, उत्तराखंड के। आपने जो गाना लिखा है, जब आप रोमांटिक हो